एल है ये, ठीक है, एल्युमिनियम समझना है इसको। सब बताता हूँ अभी। सबका हो गया इतना ना? ठीक है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में सारा कुछ इसको लिख डालना, फिर अगले क्वेश्चन में जंप करेंगे। तो ये सब देखा हुआ है, ये सब लिखे हुए, बस इसको पढ़ा देना है और बड़े आराम से सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप ये चित्र पूरा बना लेंगे। परीक्षा में जब आता है तो सीधे लिख देता है कि धारा मापी का सिद्धांत बताइए या समझाइए। तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिद्धांत भर करना है, उसकी परिभाषा भी लिखना है, चित्र भी बनाना है, संरचना भी करना है। उस माने यदि आपका 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न आया है तो पूरा काम करना है, चाहे वो टॉपिक दिया हो या न दिया हो। ठीक है, तो चलो फिर से देख लेते हैं, यहाँ से समझना। अब आवाज़ नहीं आई, इधर देखो। तो धारा मापी क्या होता है? जो धारा का संसूचन करता है, धारा की दिशा को बताता है, अल्प धारा का मापन करता है, उसे क्या कहते हैं? धारा मापी। परिभाषा क्लियर हो गई? ठीक है। खाली स्थान में जब पूछेगा तो धारा का संसूचन करने वाला यंत्र खाली स्थान कहलाता है। क्या भरोगे? धारा मापी। ये दिशा और वो वाला नहीं पूछता है। ठीक है। अब इसकी संरचना कैसे होती है? तो कल हम लोग वीडियो देखे थे, उस वीडियो में पहले क्या था? एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम। तो इससे एक लाइन बना लेना है, इसमें एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम होता है। ठीक है, पहला काम हो गया। यहाँ से चालू करना है। क्या? इसमें एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम होता है। अब दूसरी लाइन इसको बोल देना, ऐसे क्रम से लिखा है, ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक आना है, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर हो गई? क्या? एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम लेते हैं, ऐसा लिख दो, एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम लेते हैं, इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, उतना ही बात है ना। उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली बनाते हैं, है ना। उसको बार बार लपेटते थे ना, कल देखे थे हम लोग, है ना। और ये मैं बताया था, जैसे मेरे पास ये तांबे की तार हो गई, इस तांबे की तार को ही तो ऐसा लपेटना था, ये इस तरह से लपेट लपेट के कल हम देख रहे थे ना। ये तो ये क्या कहला गया? जो मैं ये बीच वाला भाग देख रहा हूँ, ये क्या कहलाया? रबर, है ना फिलहाल। लेकिन यहाँ पर इसको क्या मानना है? ये एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या करना है? फ्रेम लेना है। और ये हाथ में क्या है? तांबे की विद्युत रोधी तार। इस तांबे की विद्युत रोधी तार को इसके ऊपर लपेट देना है और कुंडली बना लेना है और इसी लाइन को लिखना है। तो दूसरी लाइन क्या बनेगी? इसके ऊपर या फ्रेम के ऊपर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली बना लेते हैं। ठीक। फिर अगले में इसके बीच में बेलनाकार लोहे का क्रोड रख देते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ना, गोला गोला जैसे, वृत्त जैसे, ये क्या है? बेलनाकार लोहे का क्रोड रख देते हैं। अब यहाँ पर देखना, इसमें धुरी, स्प्रिंग, संकेतक और स्केल की व्यवस्था कर देते हैं। बस इतना, यहाँ इसका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएंगे, इसे अवतल कटे हुए चुंबकीय NH ध्रुवखंड के बीच रख देते हैं। ये चुंबक है ना, इस पूरे सिस्टम को कहाँ रख दिए हैं? चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच रख दिए। अब आपको बोलना है एक तरफ से ना, पहली लाइन बोलो, माना नहीं लगाना, सीधे लिख देना। एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम लेते हैं, हाँ, जिसके ऊपर तांबे, विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली बना लेते हैं, है ना। उसके बीच में बेलनाकार लोहे का क्रोड रख देते हैं। फिर इस धुरी, स्प्रिंग, संकेतक, स्केल की व्यवस्था कर देते हैं, है ना। इसे अवतल कटे हुए चुंबकीय NH ध्रुवखंड के बीच में रख देते हैं। बस इतना इसका सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब सिद्धांत भी समझ लो, इसके बाद लिखना। सिद्धांत में क्या है देख लेना, थोड़ा कुछ इसमें कोडिंग करी हुई है। कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, हाँ, ये कु का मतलब क्या हो गया? कुंडली। कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है। अब ऐंठन का समझना, जैसे यहाँ पर ये देखना, ये चित्र देखना, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कांटा इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ी कड़ी हो जाएगी, तन जाएगी। तो उसी तनने को हम क्या बोलते हैं? ऐंठ जाना। जैसे ऐसे करके खड़े हो जाते हो, कभी कभी ऐसे बोलते हो, कोई घूसा ऊसा मार देता है तो ऐसे ऐसे बोलते हो कि यार
वो लड़का ऐंठ गया, है ना, तो यहाँ पर स्प्रिंग भी क्या हो गई, ऐंठ गई, तन गई माने, ठीक है। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसको हम तनाव को क्या बोलेंगे, ऐंठन बोलेंगे, ठीक है। अब ये कुछ दूर जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब धारा इस कुंडली को आगे भेज रही है। धारा क्या कर रही है, कुंडली को आगे, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, घुमाने वाला बल। तो ये घूमता है, लेकिन ये कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, इसके आगे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि स्प्रिंग इसको कहाँ खींच रही है, पीछे, है ना। तो संतुलन की अवस्था में ये हो गया कि ये कांटा ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि धारा और कुंडली का ये स्प्रिंग का जो बल है वो कैसा हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ये पेन है, यदि मैं इनको बोलूं कि पकड़ो, थोड़ा पकड़ लो, अब इसको खींचना है, तो ये अपनी ओर खींच रहे हैं, मैं अपनी को ओर खींच रहा हूँ, ये कहीं नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, हाँ, दोनों का बल कैसा है, बराबर है। तो ये संतुलन की अवस्था हो गई, ठीक। बस यही है कि ये कांटा ऐसे घूम गया, अब घूमने के बाद ये न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है। इसका मतलब है कि धारा इसको तो आगे ले जा रही है, लेकिन स्प्रिंग इसको कहाँ ला रही है, पीछे। तो दोनों का बल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो इसमें लाइन क्या बनाओगे, देख लो, कुंडली में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है। ऐंठन का मतलब खींचना, इसमें ऐंठन ही लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो ये हो गया साम्यावस्था में, माने संतुलन की अवस्था में। साम्यावस्था ना लिखना तो क्या लिख सकते हो, संतुलन की अवस्था में, माने जब कांटा फिक्स हो जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए, तो कौन सी अवस्था हो गई, संतुलन की अवस्था में, है ना। ऐंठन आघूर्ण बराबर क्या होता है, विक्षेपक बल आघूर्ण। अब ऐंठन और विक्षेपक हैं क्या, जो स्प्रिंग में उत्पन्न होता है वो कहलाया ऐंठन, और जो ये कांटा इधर बढ़ रहा है, कुंडली घूम रही है, वो क्या कहलाया, विक्षेपक। दोनों समझ में आया, ठीक। एक बार और बता देता हूँ, मैं अभी बोला कि ये जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कांटा ऐसे घूमेगा, तो जो कांटा घूमेगा वो कौन सा आघूर्ण कहलाया, विक्षेपक, और जो ये स्प्रिंग थोड़ा घूम जाएगी वो क्या कहलाया, ऐंठन। दोनों घूमने का ही काम कर रहे हैं, घूमने को ही तो आघूर्ण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐंठन आघूर्ण किस में उत्पन्न होगा, स्प्रिंग में, और विक्षेपक आघूर्ण किस में होगा, कुंडली में। ये किस में होगा, कुंडली में, ठीक है। तो संकेतक तो कुंडली से जुड़ा है ना, तो कुंडली में होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है, ऐंठन आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, सी थीटा। तो थीटा तो इसका कोण है कि ये कितना घूम गया। जैसे अभी मान लो ये 0 में है, यहाँ पर 30 का कोण बना दिया, या 20 का कोण बना दिया, या 90 का बना दिया, तो थीटा क्या कहलाया, कोण। पर सी क्या है, सी जो है स्प्रिंग का नियतांक है। सी क्या कहलाया, स्प्रिंग का नियतांक, जिससे ये पता चलता है कि स्प्रिंग मुलायम है कि हार्ड है। जैसे मान के चलो पेन में चटचिट करते हो, उसके अंदर भी स्प्रिंग लगी रहती है, तो अंगूठे से दबा लेते हो, है ना। अब तो उसका स्प्रिंग नियतांक क्या है, कम है। अभी मोटरसाइकिल खड़ी है, उसमें साकब लगे होते हैं पीछे के, उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है। अब उसको दबाने के लिए उंगली काम नहीं करेगी, आपको उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब फिर वो क्या होगी, दबेगी, ठीक है। तो उसका स्प्रिंग नियतांक थोड़ा सा क्या होगा, अधिक हो गया। जितने भी गाड़ी वाड़ी होते हैं वो धक्का वक्का से बचाव के लिए उसमें स्प्रिंग लगा रहता है। अब ट्रक है, अब ट्रक में भी स्प्रिंग लगा है, अब तुम्हारे चढ़ने पर स्प्रिंग ना दबेगी, जब उसमें 2-4 टन का सामान रखोगे तब स्प्रिंग क्या होगी, दबेगी। तो इसका मतलब उसके स्प्रिंग की हार्डनेस क्या है, अधिक है। तो सी से हमको ये पता चलता है कि स्प्रिंग कितनी मुलायम है और कितनी हार्ड है, ठीक है। जनरली जो इसमें स्प्रिंग लगी रहती है ये फास्फर ब्रांज की लगी रहती है। किसकी, फास्फर ब्रांज। ये मिश्र धातु है एक तरह का, है ना। इसमें फास्फोरस रहता है, कॉपर रहता है और टिन रहता है। तो आपको इसके मिश्रण से मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या घुसा है, आपको मतलब है कि ये जो हम स्प्रिंग बनाए हैं वो किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है, ठीक। क्लियर हो गया। तो सी का मतलब समझ में आया। सी से क्या पता चलता है, स्प्रिंग की हार्डनेस, ठीक है, कितना वो ताकत सहेगी। अब यहाँ पर देखो विक्षेपक बलाघूर्ण। तो इसके पहले वाले में हम आयताकार लूप पर बलाघूर्ण का सूत्र निकाले थे। क्या निकाले थे, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये निकाले थे ना। तो यहाँ पर भी है, ये टाउ की जगह पर ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा, ना लिख के हम क्या लिखे हैं, 90, ठीक। अब 90 क्यों लिखे हैं, तो इसमें जो ये व्यवस्था बनाई गई है, इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है ये इस तरह से है कि ये वृत्त है
और जो चुंबकीय क्षेत्र है NS है, ये किसका काम करता है? एक तरह का स्पर्श रेखा का, ठीक है। और वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर ये जो बेलनाकार काटे हैं ना, तो बेलनाकार काटने से इसका जो कोण होता है वो कितने का हो जाता है? 90 का हो जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? sin 90। फिर अलग से क्वेश्चन आएगा कि इसको बेलनाकार क्यों काटा गया है, उस पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो नीचे नहीं लिखा क्योंकि इसका मान क्या हो गया? 1। अब यहाँ पर क्या कर दिया हूँ? ये तो सिंपल सी गणित है, c का पक्षांतर कर दिए, है ना। NIAB अपॉन में क्या हो गया? c। अब इसमें है क्या यार? अब देखो, जैसे मान के चलो इसके अंदर कुंडली भी लगा दिए हो, उसका क्षेत्रफल भी फिक्स है, चुंबक भी फिक्स है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें फिक्स है, बार बार नहीं बदलेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या लिखा है? n माने क्या है? फेरों की संख्या। तो एक कुंडली बनाया, मान लो इसमें 100 फेरे लगा दिया, अब इसके अंदर फिट कर दिया, क्या मैं बार बार खोलूँगा उसको? नहीं खोलूँगा। तो वो क्या हो गया? फिक्स हो गया, उसको अब नहीं बदल पाएंगे, है ना। उस डिवाइस के अंदर क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसके बाद ये क्षेत्रफल है, तो कुंडली जितनी बड़ी बनाए होगे उसको भी अब निकाल के हम बदल नहीं सकते कि बार बार एल्युमिनियम का फ्रेम बदलें, वो भी क्या हो गया? फिक्स। इस डिवाइस के अंदर फिक्स हो गया। अब क्या है? चुंबक, जो इसके अंदर चुंबक लगा होगा वो भी क्या है? फिक्स है। जो इसके अंदर स्प्रिंग लगी होगी वो भी क्या है? फिक्स है। अब फिक्स क्या नहीं है? फिक्स ये नहीं है कि धारा, भाई हमारी मर्जी, हम 1 ठो सेल लगा के दे रहे हैं कि 10 ठो सेल लगा के दे रहे हैं कि 2 ठो सेल लगा के दे रहे हैं, तो धारा फिक्स नहीं है। दूसरा ये भी फिक्स नहीं है कि कांटा कितना दूर चला जाए, है ना। तो कांटा जाना मतलब क्या हो गया? थीटा। तो थीटा का और हमको इसका रिलेशन लेना है, किसका? धारा का, क्योंकि यही तो बदल रहे हैं। तो हम धारा और थीटा का मान समझते हैं। तो जो थीटा होता है धारा के समानुपाती होता है। जितनी धारा प्रवाहित करोगे उतना कांटा ये घूमेगा, यही ना होगा। जैसे मान लो मैं 1 सेल लगाया और इसमें देखा कि 1 में कांटा चला गया, कितने में चला गया? 1। अब मैं 2 सेल लगा के धारा मापन कर रहा हूँ, किस में चला गया? 2 में। तो जितनी धारा देते जाओगे उतना उसका संकेतक आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको शब्द बनाना है। शब्द क्या है? ये है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। थीटा को क्या बोलते हैं? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। और कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये चिन्ह जो है, चिन्ह लगा के नहीं लिखना है, इसको क्या हिंदी में लिखोगे तो क्या लिख दो? समानुपाती। चलो इसकी भाषा पढ़ो। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस यही सिद्धांत है, ठीक है। तो समझ में आ गया। परीक्षा में यदि धारा मापी का सिद्धांत आएगा तो चित्र भी बनाना है, संरचना भी करना है, परिभाषा भी लिखना है और ये लास्ट तक पहुंचना है। ये नहीं कि सिद्धांत तो ये वाला भर बताए थे तो इसी को भर को कर देंगे, चित्र गोली मार देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो करके देखो, अब करके देखो।